देखो बेटा, इसको भी ध्यान से समझना। ये टॉपिक आता है हमारे पास कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड फोकल लेंथ। अब कंबाइंड फोकल लेंथ में देखो क्या चीज रहेगी हमारे पास कि भाई मान लो अगर हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस हैं तो कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, कन्वेक्स। दो कॉनकेव है तो कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, कॉनकेव। पर अगर एक कन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जो है वो कन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि किसकी फोकल लेंथ कम है और किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। तो वही सिस्टम देखना है आप लोगों को यहां पर। अब इसमें जो आपका रिजल्ट बनता है बेटा, ठीक भाई, कंसीडर कर लेते हैं कि ये एफ नेट इज द रिजल्टिंग फोकल लेंथ। ये रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, रिजल्टिंग फोकल लेंथ को। F1 and F2, these are the focal length of two lenses। ये दो lenses जो भी अवेलेबल रहेंगे उनकी फोकल लेंथ है। तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ का आपका फॉर्मूला रहता है बेटा, दिस इज 1 बाय एफ नेट is always equal to 1 by f1 and plus 1 by f2, इस तरीके से। और हम जानते हैं कि भाई 1 by f क्या होती है, पावर। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं यहां पर पावर की टर्म्स में कि द नेट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू p1 प्लस p2, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा ना कि भाई अगर दोनों कन्वेक्स हैं तो रिजल्ट भी क्या होगा, कन्वेक्स। दोनों कॉनकेव हैं तो रिजल्ट भी क्या होगा, कॉनकेव। तो हम लोग चेक करते हैं अब यहां पर पहला केस, कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव। एक कन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। भाई कन्वेक्स की फोकल लेंथ ले लेते हैं f1 और कॉनकेव की फोकल लेंथ ले लेते हैं f2। ये फोकल लेंथ ले लेते हैं f2। और इस तरीके से कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव। कन्वेक्स की फोकल लेंथ कॉनकेव से ज्यादा है, ये चीज क्लियर। भाई अगर ऐसा है f1 इज ग्रेटर देन f2, तो दिस मींस 1 by f1 विल बी लेस देन 1 by f2। फिर तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 1 by f net is equal to 1 by f1 and plus 1 by f2। वो तो ये कह रहे हैं आपसे, बट आप लोग यहां लगाओ साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अगर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल किया तो f1 जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कॉन्वेक्स। और बेटा f2 क्या रहेगा, f2 रहेगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो क्या है हमारा, कॉनकेव। अगर हमने कन्वेंशन को, ये साइन कन्वेंशन को यहां रिप्लेस कर लिया तो हमारे पास क्या बना, दिस इज गोइंग टू बी 1 बाय f net इज इक्वल टू, भाई f1 पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव 1 बाय f1 और f2 नेगेटिव है तो माइनस 1 बाय f2। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है। अब सोचो अगर इस रिजल्ट को आपने यहां यूज कर दिया, ठीक है, 1 बाय f2 ग्रेटर है और 1 बाय f2 का साइन क्या है, नेगेटिव। अगर 1 बाय f2 का साइन नेगेटिव है तो सॉल्व आउट करके नेट फोकल लेंथ क्या आएगी, एंड इफ इट इज नेगेटिव तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह। सो कॉनकेव बोले तो इट इज गोइंग टू बी डायवर्जेंट, कि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, डायवर्जेंट की तरह। तो इसका रिवर्स केस डायरेक्ट याद रखो, अगर कॉम्बिनेशन है कन्वेक्स और कॉनकेव का और कन्वेक्स की फोकल लेंथ है ज्यादा तो बिहेव किसकी तरह करेगा, कॉनकेव। सिंपल सा पॉइंट है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ ज्यादा तो बिहेव करेगा कॉनकेव, और अगर कॉनकेव की फोकल लेंथ ज्यादा तो बिहेव करेगा कन्वेक्स। ये चीज हो जाएगी अच्छे से, ये वाला पॉइंट याद रहेगा प्रॉपर्ली। देन इसके बाद आप लोग देखो बेटा, कंडीशंस आती हैं आपके पास, रिफ्रैक्शन
थ्रू अ प्रिज्म। अगर हम लोग प्रिज्म से रिफ्रैक्शन को पढ़ें तो क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। और यहां तुम्हें ओवरऑल 4 डिफरेंट इक्वेशंस रेडी करनी है। किस तरीके से उनको समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने कंसीडर किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म ए बी सी। क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, जब तक कुछ ना कह दे तो बाय डिफॉल्ट आपको कैसा लेना है, इक्विलेटरल लेके चलना है बेटा, ठीक है। और यहां जो ये ए है, दिस इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसी का एक नाम और होता है बेटा, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को फर्दर क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। ये ध्यान रहेगा सभी को अच्छे से, क्लियर है, ठीक। नाउ हम लोगों ने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा ओवर द फेस ए बी, इस तरीके से। अब इसको हम लोग बेंडिंग देखने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ये नॉर्मल बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो रे ऑफ लाइट को अगर देखा जाए तो यहां से जाना कैसे चाहिए, स्ट्रेट, इस तरीके से चली जाती। बट क्योंकि वो कहां से कहां रही है, रेयर से, भाई बाहर कौन सा मीडियम बनेगा, रेयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, n1, और बाय डिफॉल्ट n1 को हम कितना रखेंगे, 1, n1 हो जाएगा हमारा 1। और अंदर कौन सा मीडियम रहेगा, डेंसर। इसको कितना लेंगे, n2, जिसको कितना रख देंगे, n, ठीक है। रे ऑफ लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस तरीके से हमने इसको बेंड कराया। अब जो फेस हमारा AC है, इस पर नॉर्मल बना दें, ये बना दिया नॉर्मल हम लोगों ने। और अब हमारी रे ऑफ लाइट यहां से बाहर निकल रही है, डेंसर से रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये यहां से हमने अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड कर दिया, ये क्लियर। ये कौन सी लाइन, दिस इज द एमर्जेंट बीम। और ये वाली कौन सी, दिस इज द इंसिडेंट बीम। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। नाउ एंगल देख लेते हैं एक बार यहां पर। सो ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल हो गया बेटा हमारा, एंगल ऑफ एमर्जेंस। यहां से ये एंगल्स हो गए रिफ्रैक्टिंग एंगल से R1 एंड R2, इस तरीके से, ठीक है। जो एमर्जेंट रे का पाथ है, ठीक है, उस एमर्जेंट रे के पाथ को वर्चुअली एक्सटेंड करो। ये जो रास्ता था रे ऑफ लाइट का, इसको हमने वर्चुअली एक्सटेंड करा। कुछ इस तरीके से रहेगा, ये वर्चुअली एक्सटेंड ऐसे कर लिया हमने इस तरफ, ठीक है। तो अगर वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं तो जो एमर्जेंट रे का पाथ है और जो इंसिडेंट रे का पाथ है, इन्होंने एक एंगल बना दिया, एंड दिस एंगल इज डेल्टा। ये एंगल क्या रहेगा हमारा, डेल्टा। एंड दिस एंगल इज टर्म्ड एज व्हाट बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम क्या नाम देंगे, ये कौन है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ आई। नाउ फर्दर हम लोग क्या करेंगे, दो एंगल्स को नेमिंग देंगे। एक यहाँ ये वाला एंगल, सो दिस एंगल इज x, और एक यहाँ से ये एंगल, दिस एंगल इज y, दिस वे। पहले बताओ ये पूरा फिगर क्लियर है आप लोगों को, श्योर। नेमिंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ, A B C ऑलरेडी है, so this is D E, this point is F, G H I ऑलरेडी है, J K and this point से नेमिंग होगी ना प्रॉपर। अब सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स खेलना है आप लोगों ने, कुछ नहीं है, ठीक है। किस तरीके से देखो बताया आप। सबसे पहले हम अपना फेस AB जो है उस पर देखते हैं। तो AB फेस पर DFE, ये वाला DFE इज इक्वल टू LFG, है ना, ठीक है। दैट्स वर्टिकली अपोजिट पेयर। तो मैं लिख सकता हूं बेसिकली यहाँ पे I इज इक्वल टू x प्लस R1, I इक्वल्स
दिस इज x प्लस r1 एंड वर्टिकली अपोजिट पे। तो यहां से x का वैल्यू कितना आया बेटा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी i माइनस r1। इसे कर लो फर्स्ट इक्वेशन, समझ आएगा। सेम कंसेप्ट लगाओ फेस AC पर। अगर फेस AC पर लगाया इस वाले फेस पर, सो JHK is equal to LHG, that is E equal to y plus R2, ठीक है। नाउ सिमिलरली हमारे पास क्या बना, E equals y plus R2, तो बेटा y कितना हो गया हमारा, E minus R2 and let it be equation number second। बात समझ आई। आपके पास x और y दोनों आ गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें ट्राइंगल in triangle LFH, in triangle LFH अगर आप गौर देखेंगे बेटा, वहां पे गौर से देखें x और y इंटीरियर अपोजिट हो गए डेल्टा के रिस्पेक्ट में। सो व्हाट इज दिस डेल्टा, x plus y, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ जाएगी। एंड व्हाट इज x plus y फ्रॉम 1 into, डाल सकते हैं वैल्यू। सो यहां से डेल्टा कितना बना हमारे पास, दिस इज I minus R1 plus E minus R2। तो यहां से डेल्टा इक्वल्स I plus E minus R1 plus, इसको अलग से ध्यान रखोगे, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, यहां से ये वाला क्वाड्रिलेटरल पकड़ लो AFGH, ये पूरा, ठीक है। सो अगर हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल लिया बेटा यहां पर, टेकिंग क्वाड्रिलेटरल कौन सा, AFGH, AFG, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो AFG, ये तो नॉर्मल हो गया, जो डॉटेड ग्रीन लाइन है हमारी AFG नॉर्मल, दैट्स 90। राइट हैंड साइड पर अगर फेस AC पर देखो AHG, वो भी नॉर्मल 90। तो ये 90 और 90 कितना हो गया, 180। बचे दो एंगल, एक ये ऊपर A और नीचे ये G, ठीक है। सो प्लस एंगल A एंड प्लस यहां से G, और ये पूरा का पूरा सम कितना 360। 180 को शिफ्ट करो, अगर 180 को शिफ्ट कर देते हो तो आपके पास कितना होना बेटा, A प्लस G इक्वल्स 180। लेट इट बी इक्वेशन नंबर y, इसे y कर देते हैं, ठीक। अब नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है बेटा FGH, जिसमें R1 और R2 है, ठीक। सो इसके अंदर अगर चलते हैं, सो इन ट्राइंगल कौन सा, FGH, अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर गए तो हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, वी विल हैव R1 प्लस R2 प्लस G इक्वल्स 180। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। समझेगा। अगर y और z को कंपेयर किया तो यहां से जो वैल्यू आएगी उसे अलग से ध्यान रखना। सो कंपेयरिंग इक्वेशन y एंड z, अगर y और z को कंपेयर करते हैं तो 180 इसके भी इक्वल है और 180 इसके भी इक्वल है। सो कितना बना, a प्लस g इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, so G से G cancel and A will equal to R1 plus R2। आया समझ? इसे उठा के X में डालो, हमारी कंडीशन तैयार हो जाती है, ठीक है। सो जैसे ही हम लोगों ने इसे रिप्लेस करा, सो हमें क्या मिला देखो बेटा, नाउ यूजिंग इन इक्वेशन X, सो भाई यहां पर आप क्या कर देंगे, A, अगर A इधर आएगा तो इधर हो गया प्लस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या तैयार हुई, I प्लस E इक्वल्स A प्लस, अब ये क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। कि भाई प्रिज्म से जो कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन बनती है वो क्या बनती है, वो इस तरीके से रहेगी आपके पास। कर सकते हैं अच्छे से इसे, कोई डाउट यहां पर। अब इसी के अंदर आपके पास कंडीशंस आती हैं, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन।
कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, एनीबडी? अगर याद हो ताऊ जी की लड़की, अगर याद हो तो मुझे बताइए। ताऊ जी की लड़की गुमसुम बैठी है। सो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में दो आते हैं हमारे पास कि अगर I बराबर क्या हो जाए E एंड R1 बराबर क्या हो जाए, एंड R1 बराबर लेट्स हैव एन आइडेंटिकल वैल्यू R और एक आइडेंटिकल वैल्यू क्या ले लेते हैं R। अगर ऐसा है then this delta will becomes delta m। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बन जाएगा। बात समझ आई? पक्का क्लियर हुआ? अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, देखो भाई, क्योंकि I प्लस E बराबर A प्लस, दीदी आप बताओ गुमसुम दीदी, अब यहां से आगे क्या करें हम लोग? I और E को एक कॉमन लिख देंगे। हाँ, सो दिस इज I और E की जगह भी क्या कर दिया, और अगर ऐसा किया तो डेल्टा क्या बन गया, डेल्टा m बन गया। सो यहां से कितना बना, 2I is equal to A plus delta। Then what about this I? A plus delta m by, इसे भी अलग से ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो हमारा इस वाले पॉइंट से तैयार हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोगों ने ये भी तो करा था ना कि R1 प्लस R2 इक्वल्स A, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, प्लस R1 प्लस R2 किसके बराबर था, A के, एंगल ऑफ प्रिज्म के। बट मिनिमम डेविएशन के लिए दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर R प्लस R इक्वल्स A, सो 2R इक्वल्स A, तो R इक्वल्स A बाय, इसे भी अलग से ध्यान रखोगे, और ये जो तैयार हुआ वो हुआ यहां से। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं हमारे पास एक कंसेप्ट होता है स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर आओ, R1 R2 दोनों बराबर है, sin I by sin R will be equal to N2 by N1। यही तो सीखा था। अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो एंगल जो होगा रेयर बाय डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा डेंसर बाय रेयर। सो अगर हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर दें यहां पर तो कितना बना हमारे पास, दिस sin I by sin R1 जो कि कौन है, R, and this will be equal to how much, N2 by N1। अब वैल्यू डालो तो sin I किसके बराबर, A plus delta m by 2। so this is A plus delta m by 2 divided by sin A by, and this is equal to what is N2 and what is N1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, and this result is known as what, this is the प्रिज्म फॉर्मूला। ये है आपका प्रिज्म फॉर्मूला, ध्यान रहेगा। इसी में आप लोग एक ग्राफ भी ध्यान रखना, इस तरीके से यहां होता है एंगल ऑफ डेविएशन और यहां होता है I, ठीक है। एंड द शेप ऑफ द ग्राफ इज दिस वे, ये शेप कुछ इस तरीके से रहती है आपके पास, ऐसे करके, ठीक है। जिसमें कि आपको मेंशन करना है और ध्यान रखोगे, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स डेल्टा m। सो दिस मींस इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो I किसके बराबर हो गया, E के, और इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो डेल्टा बराबर हो गया किसके, डेल्टा m। ये हो जाएगा, अच्छे से कर सकते हैं। फिर एक फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग अलग से बेटा, देखो अगर आप यहां देखते हो तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन। ये जो रिजल्ट है वो रिलेशन देगा किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच में। बट अगर हम देखना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेविएशन, सो व्हाट विल बी द रिलेशन, एनी आइडिया?
ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है। सो याद रखना है आपको कि अगर मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये चला, ठीक है, और डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये वाला चला। दोनों से कंक्लूजन यही निकलेगा कि डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे मिनिमम डेविएशन हो चाहे नॉर्मल डेविएशन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हमेशा कैसे वेरी करेगी, डायरेक्टली। कंक्लूजन दोनों से सीखा है, बट न्यूमेरिकल रीडिंग के एस्पेक्ट में देखें तो फिर वो अलग अलग हो जाएगा। प्रिज्म को लेकर के आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर वहां पर कोई सिचुएशन आती है ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस, तो ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस का मतलब हुआ रे ऑफ लाइट जो यहाँ पर ऐसे है ना, ये पूरी यहाँ पर होगी ऐसे, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसे होगी, तो मतलब आई और ई इनको कितना लेके चलोगे, 90 डिग्री लेकर के चलोगे, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखोगे अलग से। सो प्रिज्म वाली चीजें हो जाएंगी अच्छे से बेटा यहाँ पर, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक। देन इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पर हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम सबसे पहला जो फॉर्मूला तैयार करेंगे वो कोशिश करेंगे एक सिंपल माइक्रोस्कोप को लेकर के, ठीक है। और सबसे इजी कंसेप्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप कह लीजिए, और यही बेसिकली क्या है हमारा, दिस इज हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। और जो पाम रीडिंग करते हैं ना, हस्तरेखा मस्तरेखा, वो जो लेंस यूज करते हैं कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, वही क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो वही आपका क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सो इसमें भी ध्यान रखना, ठीक, दैट अ सिंपल कन्वेक्स लेंस, अ सिंपल कन्वेक्स लेंस behaves as a सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक सिंपल कन्वेक्स लेंस जो है वही किसका काम करेगा, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का, पर कब, when object is placed, when object is placed between focus and ऑप्टिकल सेंटर। जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देंगे। ये चीज ध्यान नहीं, रे डायग्राम देखो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक भाई। ये लिया हम लोगों ने एक सिंपल कन्वेक्स लेंस, बनाते हैं यहां पर पहले, सो दिस इज एक्स वाई, ये हो जाता है हमारे लेंस का एक्सेस, ठीक है। और ये ले लेते हैं हम लोग हमारा प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक। ये हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, एंड से यहां कहीं ले लिया हम लोगों ने हमारा फोकस। सो जितना ये लिया है ना रफ स्केल पर, उतना ही यहां भी मार्क कर देना, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया हमारा फोकस। अब कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया अपना इस तरीके से, बेटा समझ आ रहा है अच्छे से। सो ये लिया हमने ऑब्जेक्ट, से द ऑब्जेक्ट इज ए बी, डन। जो रीडिंग्स है हमको पहले लिख लेते हैं हम लोग यहां पर, भाई ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से और यहां तक, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव है फोकल लेंथ। देन यहां से ये जो डिस्टेंस बना ये क्या रहेगा, माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। नाउ जो प्रोसेस है हमारे पास उसके हिसाब से अगर हम चलें तो पहली रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से। फिर नेक्स्ट रे ऑफ लाइट गई कहां से, फोकस से, ये ले जाते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरीके से ये ले। अब अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों देखो थोड़ा सा डाइवर्जेंस ले रही है, नहीं ले रही। इसका मतलब ये यहां से ऐसे आगे इधर जाएगी और ये यहां से आगे, तो ये दोनों दूर हो जाएगी, तो यहां तो ये कहीं मीट नहीं करेगी, तो मतलब रियल इमेज तो नहीं है।
हमें वर्चुअली एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने क्या करा, अपनी इन रेज ऑफ लाइट को वर्चुअली एक्सटेंड करने की कोशिश करी। से यहां से मैं अपनी इस लाइट के पाथ को लेके चलता हूं, तो शायद ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, एज इट इज ये वाला जो पाथ है हमारे पास, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास एक वर्चुअली एनलार्ज इमेज बन जाती है इस तरीके से। बेटा समझ आए? So this is A dash and B dash। क्लियर हुआ? ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस भी मार्क कर देते हैं हम यहां पर। This is going to be minus B, वर्चुअल इमेज। समझ आया यहाँ तक अच्छे से? अब देखो हम लोगों को यहां पर जो पॉइंट सीखना है बेटा, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर। रिप्रेजेंट किया जाएगा एम से। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? जैसे कि हम लोग कहते हैं ना लीनियर मैग्निफिकेशन। सो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। ठीक, तो अभी ये समझ आ रहा है। फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी था। अब मैग्नीफाइंग पावर की जब बात आएगी, सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो ये क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय आई एट इमेज टू द एंगल एट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखने की कोशिश करूं, तो पहले हम क्या करते हैं, फिगर के अंदर एंगल्स बना देते हैं। सो देखो पहले हम क्या करेंगे, प्लेन सेम करेंगे बेटा यहां पर। तो प्लेन सेम कैसे करना है? देखो ये ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन लो, ये पॉइंट डाले हुए डी, पॉइंट डी को आप ऑप्टिकल सेंटर से मीट कराओ इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा यहां पर, सो ये तो आपका एंगल हो गया ऑब्जेक्ट के लिए से थीटा नॉट, और ये आपका एंगल हो गया इमेज के लिए, दिस इज थीटा इमेज। ठीक, तो जब हम वहां पर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको? एंगल एट इमेज दैट इज थीटा आई बाय थीटा, व्हिच विल बी रिटन एज tan थीटा इमेज बाय tan थीटा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ये चीज क्लियर हुई? अब अगर हम अपने यहां पर ट्राइंगल पकड़ लें tan थीटा इमेज, सो ये बड़े वाला ट्राइंगल है ना, a डैश b डैश o, ये वाला ट्राइंगल, और इसमें tan थीटा इमेज लगाया तो क्या आएगा? a डैश b डैश बाय o b डैश। ठीक है, सो यहां से m हमारे पास कितना बना? दिस इज a डैश b डैश बाय डिवाइडेड बाय tan थीटा नॉट db डैश, जो कि बेसिकली क्या है? ab, है ना। सो db डैश बाय ob डैश, तो db डैश के लिए हम क्या कर लेंगे? ab, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ab बाय ob डैश। ob डैश हटाओ यहां से बेटा, आपके पास कितना तैयार हो गया? a डैश b डैश बाय a। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? बट a डैश b डैश बाय ab, दिस इज बेसिकली व्हाट? ये बेसिकली क्या बना हमारे पास? दिस इज द, हाँ बिल्कुल सही, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही चीज बनी है हमारे पास। ठीक है, बट व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। ये चीज क्या होती है? लीनियर मैग्निफिकेशन। सो ध्यान रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट? द लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? दिस इज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज गोइंग टू बी माइनस v बाय माइनस, दैट इज v बाय, ये भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में?
अगर ऐसा है तो ध्यान से समझना, सीखो ध्यान से अच्छे से। भाई हम लोग जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, तो मैं ये भी तो कर सकता हूं ना, v/f इज इक्वल टू v/v माइनस v/u। So this is going to be v/f equals 1 minus v/u को यहाँ ले आते हैं, so v/u is equal to 1 minus v/, and what is v/u? The linear magnification, that is the magnified power. So we can write m is equal to 1 minus v/, and final image is formed at the distance of least distinct vision. Final image is formed at near point। भाई जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट पर बनने का मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, दिस मींस जो v है ये किसके बराबर है? d, जिसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब लेंगे तो कितना रखेंगे? -25 सेंटीमीटर। सो मतलब हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है जो कि लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस d/, जिसमें कि d की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? -25। दिस इज द गेम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट इज योर मैग्नीफाइंग ग्लास। क्लियर? अब सपोज नॉर्मली हम बैठे हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उठ के आया कि why it is always preferable to obtain the final image at infinity and not at the near point। कि फाइनल इमेज जो है वो प्रेफरेबली कहां बनाना अच्छा माना जाएगा? नियर पॉइंट पे ना बना करके कहां पे? फार पॉइंट पे। ऐसा क्यों? नियर पॉइंट कितना? 25 सेंटीमीटर। आपने अपने हाथ पे कुछ लिखा और उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, ठीक है, एक बार अपने हाथ को ऐसे थोड़ा सा नियर बाय रख करके देखो, आंखों पे स्ट्रेस महसूस होगा या नहीं होगा? अगर कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हो तो आंखों पे स्ट्रेस आएगा, बट इफ यू स्टार्ट मूविंग इट अवे तो इजीली रीडेबल रहेगा। तो इसलिए प्रेफरेंस क्या रखी जाती है कि फाइनल इमेज को नियर पॉइंट पे ना बना के कहां बनाने की कोशिश की जाए? फार पॉइंट। याद रहेगा? बट जब हम बनाते हैं, जब पढ़ते हैं तो कहां बना रहे होते हैं? नियर पॉइंट। प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो कहां? फार पॉइंट। क्लियर हुआ? न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सो यू विल कीप इट एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्या 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख के पढ़ोगे? क्यों? आइस पे स्ट्रेस आता है, तो आप क्या करोगे? उसको थोड़ा सा दूर कर देंगे सो दैट आइस पे स्ट्रेन। तो मतलब ये तो पक्का है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देखें तो हम नियर पॉइंट को प्रेफरेंस नहीं देते। किसको देंगे? फार पॉइंट को। समझ आई बात? क्लियर हुआ अच्छे से? सो ये तो कहानी है किसकी? सिंपल माइक्रोस्कोप की। अब इसी तरीके से आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं किसके? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। सो देखो बेटा आप ध्यान से, यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं काफी सारे, तो अब फिलहाल डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। रे डायग्राम का बेसिक पकड़ेंगे और वहां से पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक। सो जब आप लोग एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हो तो उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले दो लेंस लेंगे, ठीक है। द लेंस विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट? ऑब्जेक्टिव। जो लेंस ऑब्जेक्ट के करीब है विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ, इसे हम क्या नाम देंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये मार्क कर लेते हैं हम लोग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। और यहां हमें ऑब्जेक्ट को फोकस से पीछे रखना है, ना फोकस पे रखेंगे और ना ही बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखेंगे, ठीक है। सो पहली रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कर देते हैं ए बी, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद कहां से गई बेटा? फोकस से। ये चलिए, फिर इसके बाद कहां से गई? ऑप्टिकल सेंटर। सो हमारे पास यहां पर एक कैसी इमेज बन गई? रियल इमेज बन जाती है। ये बन गई हमारी एक
दिस इज ए डैश बी डैश। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बात करें फिलहाल, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, माइनस यू नॉट, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इट इज पॉजिटिव ऑफ वी नॉट, यही चीज बनेगी। सो दिस मीन्स व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इट इज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो कितनी लिखी जाएगी, इट इज माइनस ऑफ वी नॉट बाय, क्लियर। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव का गेम खत्म हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, आई पीस विच इज लार्जर इन फोकल लेंथ, जो कि फोकल लेंथ में ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा रहेगा। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, ध्यान रहे हमें वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, और वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेज बनती कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, सो दैट शुड बी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ दिस लेंस। इसका मतलब हम इस लेंस के फोकस को यहां पे मार्क कर लेंगे, फोकस ऑफ आई पीस। ठीक है, देन ओनली फाइनल इमेज कहां हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है और एनलार्ज हो सकती है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, प्रोसेस वही फॉलो करेंगे जो पहले कर रहे थे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, सो पहली रे ऑफ लाइट पैराक्सियल फोकस, फिर ऑप्टिकल सेंटर। सो पहली रे ऑफ लाइट पैराक्सियल, फिर ये कहां से गई, बाद में बनाएंगे उसको, पहले नहीं बनाना। ठीक है, और फिर दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से गई, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब रे डायग्राम प्रॉपरली बन जाए, नीट एंड क्लीन बन जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही यहां पर एक वर्चुअली एनलार्ज इमेज प्लॉट करके रख लेते हैं। ठीक है, और करेंगे क्या, अपने इस लाइट के पाथ को वर्चुअली एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसा कुछ रहेगा हमारे पास। तो हम लोगों को यहां पर ये पॉइंट मिला। ठीक है, और क्या करो, ये वाले पॉइंट को इसके साथ मीट कराओ। ठीक है, तो जैसे इसको मीट कराएंगे हम लोग, सो हमारे पास ओहो ले बेटा ऐसा कुछ होगा। ठीक, अब जैसे ही आपको ये वाला रास्ता मिल जाए ना, तो आप लोग तुरंत यहां से जो ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ, इसको स्ट्रेट पे ले जाओ ऐसे। ठीक है, एंड दिस विल बी द, बेसिकली हुआ क्या होगा, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये गई फोकस से, फिर ये गई ऑप्टिकल सेंटर से, यहां मीट नहीं कर सकती थी, वर्चुअली एक्सटेंड करके देखा तो यहां पे एनलार्जमेंट बन जाती है। इस तरीके से हमारा काम करता है सेटअप पूरा। ठीक है, अब यहां पे भी क्या करो पहले अच्छे से, दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, फिर यहां डिस्टेंसेस मार्क करते हैं बेटा। सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, इट इज माइनस यू। ठीक है, सो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेंस ट्यूब, that is represented by L and always equal to the magnitude of V naught plus UE। देखो ना, यहां से यहां तक किसके बराबर होगा, V naught और UE के सम के बराबर रहेगा। ठीक है, और जो फाइनल इमेज बनेगी, दिस इज माइनस VE which is equal to D, सब्स्टिट्यूट करते समय कितना, -25। डायग्राम समझ आ गया पक्का। अब अगर हम बात करें आईपीस की बेटा, सिर्फ आईपीस को देखो, ऑब्जेक्ट
ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी इमेज, यही चीज है हमारे पास। वर्चुअल इमेज है ना, और अभी वर्चुअल इमेज के लिए हमने लिखा था ना, दिस इज VE बाय which is 1 minus D by F, तो IP से तो क्या कर देंगे F, तो ये तो रहेगा M0 के लिए रीडिंग और ये दोनों चलेंगे किसके लिए ME के लिए। और अगर हम बात करते हैं पूरे के लिए, ठीक है, ये हमारा IPs। अगर हम बात करते हैं टोटल मैग्निफिकेशन बेटा, that is M, so this is ME into M4, ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है। और अगर यहाँ वैल्यूज रख देते हो तो कितना हो गया, दिस इज माइनस V0 बाय U0 1 माइनस T बाय F। आई बात समझ में आनी, क्लियर हुआ। अब इसमें भी केसेस हैं आपके, ठीक है, इसके अंदर भी आप लोग एक दो सिचुएशंस को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले a final image is at infinity, अगर हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो फॉर्मूला ये काम नहीं करेगा, तो फॉर्मूला काम करेगा माइनस V0 बाय U0 इंटू माइनस टी बाय Fe इंटू माइनस डी बाय Fe, जिसमें कि d की जगह कितना रखोगे -25 सेंटीमीटर, ध्यान रहेगा। फिर दूसरी सिचुएशन, दूसरा फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, इफ ऑब्जेक्ट is very close to focus of objective, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत करीब आ जाता है, ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा तो ये इमेज भी शिफ्ट होगी, इसका मतलब जो ये V0 है ये लगभग ये पूरे के बराबर होगा, दैट इज L। तो अगर ऐसा है तो V0 will be approximate to L and U0 will be approximate to F0, so फॉर्मूला बदल जाएगा, माइनस L बाय F0 एंड 1 माइनस D बाय, ठीक है। सो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के लिए, सो टोटल 4 फॉर्मूले ध्यान रखोगे, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से। दिस इज ऑल अबाउट योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समझ आया। अब ये बताओ तुमने माइक्रोस्कोप यूज किया सबने, पक्का? कब करा था, कौन सी क्लास में सबसे पहले कब करा, 8th या 9th क्लास में, जब वो सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर, एक ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट था, जब सेल्स देखते थे आप लोग, पहली बार तो तभी करा था ना, भूल गए, करा था नहीं, तुम्हें बेकार स्कूल है वो, नहीं ना, तुम्हारा बहुत ज्यादा बेकार है, तुमने भी किया, इसमें तो हमारा स्कूल बहुत अच्छा था, हमारा भी होता है। चलो अब सुनो, मुझे बता, कोई चाचा ताऊ की लड़की समझो ध्यान, तो हमारे पास क्या था वहां पे, हमने जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा ऑनियन पील को, तो वहां जो नंबर ऑफ सेल्स दिखे, ठीक, क्या वो ओवरलैप थे एक दूसरे पर या सेपरेटेड थे, और मैग्नीफाइड थे। सो दैट एबिलिटी, माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी कि वो सेल्स को, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की इमेजेस को कितना मैग्नीफाइड दिखाएगा और इन्हें कितना डिस्टिंक्टली सेपरेट करके दिखाएगा, इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। उसी को क्या कहा जाता है, रिजॉल्विंग पावर कहा जाता है। सो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बाबू, दैट व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, दैट इज 2n sin थीटा बाय लैम्डा। तो एक तो ध्यान रखोगे रिजॉल्विंग पावर, फिर दूसरा लिमिट, टाइम मत देखो बहुत टाइम बचा है, और दूसरा होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसी का रेसिप्रोकल याद रहेगा। सो n represents refractive index, sin theta represents the angular aperture, lambda represents the wavelength। ये पॉइंट याद रहेगा सभी पक्का। तो ये सारी चीजें हमें किस में प्रिपेयर करनी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, हो जाएगा। फिर आखिरी पॉइंट आता है आप लोगों के पास बेटा, टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप में दो करने हैं। तो सबसे पहला जो है आपका, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। कौन सा टेलीस्कोप भाई, रिफ्लेक्टिंग।
और इसी को बोलते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैसिग्रेनियन, तीनों नाम है, ठीक है। और इसमें बनाना किस तरीके से इसको, सो ये रहेगा आपके पास एक ऑब्जेक्टिव कॉन्केव मिरर बेटा, काफी बड़े अपर्चर का ऑब्जेक्टिव कॉन्केव मिरर। यहां पर रहेगा हमारे पास हमारा आईपीस, ये रहेगा आपका कन्वेक्स लेंस एज एन आईपीस, ये रहेगा हमारा कॉन्केव मिरर with large aperture as objective, ठीक है। फिर इसके बाद रहेगा हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर बेटा यहाँ पर, ठीक। एंड रेज ऑफ लाइट जो है दे विल बी फॉलोइंग फ्रॉम इंफिनिटी, ये कहां से आएंगी, डिस्टेंट सोर्स है, सो ये यहां से इधर और यहां से इस तरह ऐसे करके, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। किसके लिए, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के लिए। और इसमें भी आप पॉइंट याद रखोगे, ठीक, दैट एडवांटेजेस, कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है इसकी एडवांटेजेस क्या है। सो एडवांटेजेस में दो ध्यान रखो बेटा यहां पर। सबसे पहली, बिकॉज ऑफ लार्जर अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मिरर का अपर्चर बहुत ज्यादा है, so because of larger aperture of objective mirror it is having high resolving power, इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, ठीक है, सो इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशंस, इसमें किसी भी तरीके की क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं रहेगी। क्रोमैटिक एब्रेशन का मतलब क्या है, ब्लरनेस इन द बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अपने सेलफोन से, ठीक है, किसी फार अपार्ट ऑब्जेक्ट की इमेज क्लिक करने की कोशिश करी, आपने जूम करा, जब जूम करोगे तो वो जो इमेज है हल्की सी ब्लर हो जाएगी, पर वहां पे बॉक्स बना हुआ आता है ऑटो फोकस का, जैसे उसमें टैप करते हो तो वो ब्लरनेस हट जाती है, नहीं होती, सो दैट इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशंस। क्लियर हुआ? सो ये पॉइंट्स हमें याद रखने किसमें है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यहां तक हो जाएगा, ठीक है, पक्का, आज यहां तक रखो आप लोग, ठीक। अभी इसके अंदर